हेलो फ्रेंड्स, मैं पीडी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ पीडी में। आई होप आप बढ़िया धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे एटॉमिक एनर्जी वैकेंसी की। देखिएगा, लगातार साथ ही कुछ बार बार आ रही है क्वेरी। मैं समझ रहा हूँ आपकी जिज्ञासा, लेकिन जो भी था चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं और कल से ये वीडियो तो आपको आज मिल जाएंगी। बाकी कल मॉर्निंग से आपको धड़ाधड़ वीडियो मिलनी शुरू होगी। लाइब्रेरी साइंस की, इंग्लिश की, कंप्यूटर साइंस की, मैथ की और टीजीटी हिंदी एंड संस्कृत की आप लोगों ने डिमांड करी थी। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी सब्जेक्ट के हैं वो सारे के सारे आपको डाल दिए जाएंगे। जैसे म्यूजिक के साथी हैं वो भी कह रहे थे, तो उसमें हम बात करेंगे। आज का जो एग्ज़ाम है आपका, आज का जो पेपर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, वो पेपर है आपका पीआरटी सितंबर 2019 में। सितंबर में जो पीआरटी का पेपर हुआ था, आज से ठीक 3 साल पहले, क्योंकि उसके और वो सबसे लास्ट, ये जो आपके सामने है लास्ट पेपर भी है, इसलिए इससे आपको कंपैरिजन करना पेपर का लेवल क्या रहेगा, पेपर का सिलेबस एंड पेपर का आइडिया लगाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट पेपर है पीआरटी के लिए। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका हिंदी है ना, हिंदी टोटल 20 नंबर का आया था, जिसमें 15 नंबर ग्रामर थी और 5 नंबर का आपका पैसेज था। इंग्लिश भी 20 नंबर का था, जिसमें 15 नंबर ग्रामर और 5 नंबर आपका पैसेज का था। मैथ आपका टोटल 20 मार्क्स का था, साइंस 20 मार्क्स का था, रीजनिंग आपका 10 मार्क्स का था एंड टीचिंग मैथोडोलॉजी 10 मार्क्स का था। इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर था, जो कि टोटल 2.5 घंटे में यानी 150 मिनट में करने होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इस बार सिलेबस चेंज हुआ है। पिछली बार का नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो सिलेबस में कुछ और मेंशन था, इस बार के सिलेबस में कुछ और मेंशन है। तो ज़रूरी नहीं मतलब ये बात कन्फर्म है कि पेपर का तरीका ये नहीं रहेगा जो अभी आपको दिख रहा है, लेकिन सब्जेक्ट ये सारे रहेंगे। इनका डिफ़िकल्टी लेवल एंड वेटेज ये दोनों चेंज हो जाएगा। जैसे हिंदी में इसमें 20 नंबर पूछा, हो सकता है उसमें 10। हालांकि इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि इस बार का एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, वो वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ, और होगा तो मैं इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल भी दूंगा उस वीडियो का लिंक, तो आप वहाँ से उस पर देख सकते हैं। चलेगा, इस हम कंप्लीट पेपर को, जो सितंबर 2019 का जो कंप्लीट पेपर है, इसको हम इसी में एक ही वीडियो में कवर करेंगे। देखिएगा, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके सामने। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या है भाई? करुण रस का अस्थायी भाव है रति, मतलब आपका प्रेम प्यार होता है। उत्साह आपको वीर रस से संबंधित है। हास्य जो है आनंद से रिलेटेड है। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में जो है तत्पुरुष समास है, क्योंकि मनमाना का मतलब होता है मन से माना हुआ, से आ रहा है ना, तो वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या है? सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी? लक्ष्मी तो होगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी के लिए वर्ड क्या होता है? पद्मा होता है। दुर्गा के लिए आपका मीनाक्षी, आप इसमें सुंदरी एंड दुर्गा दोनों मीनिंग होते हैं। मैंने पीछे की बताया था आपको, तो देखते हैं कि किसको मानते हैं लोग। जंगल का पर्यायवाची क्या है? प्रमोद नहीं, विश्रांति नहीं, दिव्य नहीं। करेक्ट आंसर जो है कांतार है इसमें। तो पर्यायवाची शब्द आप बढ़िया तरीके से देख करके जाइए, आपको पता है। देखिएगा 4 और 5 ये 2 पर्यायवाची शब्द से पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। मैं जब भी बच्चों को अपने बैचेस में, जो बैचेस हैं अपने, उसमें प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि आप क्वेश्चन को पहचानना सीखिए। क्वेश्चन किस तरह के क्या है? क्वेश्चन पॉजिटिव है या क्वेश्चन नेगेटिव है? क्वेश्चन पॉजिटिव का मतलब होता है कि डायरेक्ट उसमें आंसर पूछा जाता है। नेगेटिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये पूछा जाता है कि कौन सा आंसर नहीं है, ठीक है ना, कौन सा सही आंसर नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ये नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा? 3 करेक्ट होगा और 1 इनकरेक्ट होगा, और जो इनकरेक्ट होगा वो आपका आंसर होगा। तो सरस्वती का वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा होता है, यानी पर्यायवाची है। महाश्वेता, यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, ये आपका ये भी है। पद्मा एंड भारती, भारती भी कहलाती हैं। पद्मा जो है ना, पद्मा लक्ष्मी जी का नाम है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है। नेक्स्ट चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, यानी गुरु के पिछली वीडियो में कुछ मैंने सजेस्ट किया था, इसे मैंने गलती से विद्यार्थी करवा दिया था। करेक्ट आंसर होगा इसमें अंतेवासी, अंतेवासी। नेक्स्ट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती भी 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। और लास्ट में जो होता है वो दीर्घ की दीर्घ होता है, दीर्घ ऊ, ठीक है ना, ए ओ। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में इन्होंने आदर्श पे काम किया था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जाते जाते ये लोग यथार्थवादी होते गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं कि लास्ट तक जाते जाते कट्टर यथार्थवादी हो गए थे। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है?
कवि का स्त्रीलिंग सबको पता होता है, लेकिन इसमें जो मेनली बच्चे फंसते हैं ना, वो कवित्री के स्पेलिंग में फंसते हैं। तो वो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और स्त्रीलिंग सब पूछ लिया तो वहाँ भी बन सकता है, और जो करेक्ट स्पेलिंग का वर्तनी का क्वेश्चन बनता है वहाँ भी कवित्री सब पूछा जाता है, वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कवित्री ये करेक्ट है आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो ये आपका जो दलित आत्मकथा है 12th तक के सिलेबस में भी शामिल है, और मेनली जो MA हिंदी है मास्टर्स है उसमें शामिल है। तो आप देखिएगा, जो अपने अपने पिंजरे हैं, तिरस्कृत है, जूठन है, ये तीनों के तीनों जो है दलित आत्मकथा है। इसमें जो मेरी असफलताएं हैं वो दलित आत्मकथा नहीं है। नेक्स्ट, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकीय, पुस्तक, पुस्तकों। करेक्ट आंसर इज पुस्तकीय, ये आपका एक विशेषण है। अच्छा, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो भैया आप जब हिंदी गद्य की बात हो और भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात ना हो, ये बात बिल्कुल गलत होगी। इनका जो टेन्योर रहा है, टेन्योर मतलब समझ, इनका जी, मैं एक तरह से व्यंग के तरीके से कह रहा हूँ कि इनका जो समय है वो 1850 से 1885, टोटल 35 साल की लाइफ रही इनकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। लेकिन इन्होंने हिंदी भाषा को और हिंदी गद्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया, एक युग स्थापित कर दिया, और हिंदी गद्य साहित्य में इन्हीं के नाम पर भारतेंदु काल या भारतेंदु हरिश्चंद्र काल कहा जाता है। डन है। और इसको नवजागरण काल भी कहा जाता है। और इसके बाद शुरू होता है आपका द्विवेदी युग। भारतेंदु काल के बाद द्विवेदी युग शुरू होता है, और जो द्विवेदी हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे नहीं, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि है 1900 से 1922 ईस्वी तक। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार जो शब्द है कैसे बनेगा? पुरः जमा कार, पुरः जमा कार यानी क्या हो गया? विसर्ग संधि हो जाएगा। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित मतलब जिसकी सीमा ना हो, जिसकी जो बाउंड्री ना हो। तो सुमित, कुमित, कुमित नहीं, दुर्मित नहीं, परिमित, परिमित यानी जिसकी बाउंड्री हो, जिसकी बाउंड्री हो, जिसकी सीमा हो। ठीक है, आगे चलिए। पैसेज का क्वेश्चन है। पैसेज का क्वेश्चन इसमें देखिएगा, आपको सबसे पहले जो काम करना है पता है, एक तो कई लोग आपको पैसेज को सॉल्व करना सिखाएंगे नहीं, ये कहेंगे कि अरे पैसेज पढ़ करके सॉल्व कर देना, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाइयों। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैसेज को सॉल्व करते टाइम कि पैसेज में अपना दिमाग नहीं लगाना, अपने भावनाओं को उसमें नहीं डालना है। पैसेज में जो बातें कही गई है सिर्फ उसी के आधार पर आंसर देना है, अपनी भावनाओं को शामिल नहीं करना है, अपने आप को उसमें मत घुसाइएगा, क्योंकि लेखक ने आपके बारे में जिक्र वहाँ पे नहीं किया है। देखिएगा, सबसे पहले एक लाइन पढ़िए और पूरे पैसेज का अंदाज़ा लगा लीजिए कि पैसेज किस बारे में है। मैं एक लाइन पढ़ता हूँ। लोकमान्य तिलक का कथन है, मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूँगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहाँ वे होंगी वहाँ अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। यहाँ से पता चल गया कि पूरा का पूरा पैसेज जो है उस पुस्तकों के महत्व के बारे में है, पुस्तकों के महत्व के बारे में है। अब मुझे आंसर खोजने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तिलक ने क्यों कहा कि नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करेंगे? क्योंकि वे जहाँ भी होंगी वो अपने आप स्वर्ग बना लेंगी। पुस्तक में नरक को भी स्वर्ग बदलने की शक्ति होती है। देखिए, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। श्रेष्ठ पुस्तकों का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य, समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करती हैं। इतिहास, संसार के इतिहास पर दृष्टिपात करने हम देखते हैं कि उस संसार की अनेक महान विभूतियों पर किसी न किसी श्रेष्ठ पुस्तक का प्रभाव पड़ा है। यानी श्रेष्ठ पुस्तकों का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है कि वह व्यक्ति को महान विभूति बना देता है। विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं। विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं, अर्थात यानी पुस्तक ही हमारा औजार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पुस्तकें सही मार्ग दिखाती हैं। आगे चलिएगा। जो विभूति शब्द है, विभूति शब्द ये पुल्लिंग है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, स्त्रीलिंग है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? देखिएगा आप, हाँ, पुल्लिंग शब्द जो विभूति शब्द है वो आप हमारे देश के अनेक महान भूतियों पर, यहाँ जो विभूति शब्द आया ना पैसेज में, इसी से रिलेटेड है आपका एक। तो विभूति शब्द आपका पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? शीर्षक पूछा गया है और इसके लिए आपको वेरी स्टार्टिंग से बिल्कुल तैयार रहना है। जीवन में पुस्तकों का महत्व, श्रेष्ठ मनुष्य और पुस्तकें, नरक में पुस्तकें, पुस्तकें एक खतरनाक अस्त्र। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो लोग
नींद आती है जिन्हें, उनके लिए पुस्तकें खतरनाक अस्त्र हैं। नरक में पुस्तकें, श्रेष्ठ मनुष्य पुस्तकें, करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन में पुस्तकों का महत्व। अच्छा, इंग्लिश देखिए, 20 क्वेश्चन आपका ओवर होगा, उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट होता है। गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रॉम दोज गिवन फ्रॉम ईच सच एक्सप्रेशन। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है। जो पैथोलॉजी है ना, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बीमारियों का अध्ययन। फिजियोलॉजी, इसका मतलब होता है शरीर का अध्ययन, शरीर किस तरह से काम करता है, कौन सा बॉडी ऑर्गन किस तरीके से क्या उनकी फंक्शनिंग है, इसका स्टडी जब करते हैं तो ये होता है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका फिलोलॉजी और नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। तो फिलोलॉजी की बात करते हैं, इसमें हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो कहीं भी पूछा जा सकता है कि फिलोलॉजी क्या है। तो फिलोलॉजी है भैया स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। अच्छा, जो ह्यूमन बीइंग का स्टडी जिसमें किया जाता है वो है आपका एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। नेक्स्ट, आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर। अब जो बिफोर है ना, बिफोर के बाद V1 आएगा और V1 के साथ आएगा ING, ठीक है। तो देखिएगा, टू गो नहीं आएगा, वेंट नहीं आएगा, बिफोर गोइंग टू स्कूल, बिफोर गोइंग टू स्कूल, ये आप करेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ही वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड एंड टोल्ड हिम दैट। ही वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ गुस्सा था, दोस्त से गुस्सा था। एंड टोल्ड हिम, और उसको बोला कि, अब गुस्सा है तो कुछ नेगेटिव ही बोलेगा, कुछ अच्छा तो बोलेगा नहीं। तो टोल्ड हिम दैट ही विल नॉट प्ले विद हिम, ही डज नॉट प्ले। अच्छा, क्या कहेगा, फ्यूचर के लिए कहेगा ना, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मैं तुझसे तेरे साथ खेलूँगा नहीं, मैं तुझे अपनी जो है खिलौने नहीं दूंगा, तो इस तरह की बातें फ्यूचर के लिए की जाएगी। तो प्रेजेंट में तो टेंस बनेगा नहीं, फ्यूचर में बनेगा। फ्यूचर में देखिए, ही विल बी प्लेइंग विद हिम, नहीं, नेगेटिव नहीं है, इसमें कह रहा है कि उसके साथ खेलेगा, नहीं, ये नेगेटिव नहीं है। ही विल नॉट प्ले, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर में भी है और नेगेटिव भी है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। मैंने आपको बोला है कि स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कम से कम 2 तो बनेंगे, 2 से ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन 2 तो बनेंगे ही बनेंगे आपका। अच्छा, जब इंग्लिश में हम स्पेलिंग की तैयारी करते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है 40 से 50 शब्द ऐसे हैं, वर्ड ऐसे हैं, मैं उसकी होगा तो एक लिस्ट बना के दे दूँगा आपको वीडियो में। तो 40 से 50 वर्ड ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पेलिंग जो है थोड़ी कन्फ्यूजिंग सी रहती है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछी गई है, तो लेफ्टिनेंट की जो स्पेलिंग है वो आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ल्यूटिनेंट बोला जाता है इसको, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो दैट इज ल्यूटिनेंट। और जब आप सही बोलेंगे तो स्पेलिंग पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट, फ, तो हम हिंदी में लेफ्टिनेंट बोलते हैं तो उसके स्पेलिंग में हम F खोजेंगे, लेकिन उसमें F होता ही नहीं है, क्योंकि करेक्ट वर्ड क्या है, ल्यूटिनेंट होता है। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, ये आपका इंग्लिश के पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आप देखिएगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, वही टेक्निक अपनाएंगे जो हिंदी का पैसेज को सॉल्व करने में हमने अपनाया था। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए पैसेज का और अंदाज़ा लगा लीजिए, एक ओवरव्यू लगा लीजिए कि जो पैसेज है वो किस बारे में। मिसेज कुर्ती सेड, मेक श्योर यू राइट दिस असाइनमेंट डाउन एवरीवन, इट्स इंपॉर्टेंट। मिसेज कुर्ती, यानी ये जो पैसेज है एक क्लासरूम का है जहाँ पे एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है। लिंडा सेड रेजिंग हर हैंड, आई कांट सी द असाइनमेंट क्लियरली। तो एक बच्ची खड़ी हुई और अपने हाथ खड़े करके बोली कि मैं असाइनमेंट को साफ, जो बोर्ड पे लिखा गया है असाइनमेंट, जो काम दिया गया है, कार्य दिया गया है, उसको मैं साफ नहीं देख पा रही हूँ। तो आप यहाँ से आप ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि आपको टीचर ट्रेनिंग में बार बार बात की जा रही है कि पीछे से खड़ा होकर कोई बच्चा ये कहता है कि मिस या सर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। इट मीन्स आपको उसे डांटना नहीं है, आप सबसे पहले पता लगाइए कि उसे कोई विजन की दिक्कत तो नहीं है, उसे दृष्टि दोष तो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि एक बच्ची है, उसे दिख नहीं रहा, वो टीचर को बता रही है, और टीचर को अब यहाँ पे देखना है कि टीचर उसके साथ कैसा रवैया करती है, उसे डांट के बिठा देती है या उसके साथ सिंपैथी दिखाती है। मिसेज कुर्ती सेड सजेस्टेड कम अप टू द फ्रंट ऑफ द रूम टू कॉपीएट लिंडा। टीचर ने क्या किया, उसको आगे बिठा लिया। बिल्कुल सही स्ट्रेटजी अपनाया, आपको भी ऐसे ही करना है। देखिए, साथ के साथ इंग्लिश के पैसेज के साथ साथ आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी का एक क्वेश्चन भी, एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। लिंडा मूव टू द फ्रंट ऑफ द रूम, copied the assignment into her notebook and returned to her seat. When the class was over, Mrs. Curtis asked Linda to remain. I am anxious, Linda, because it seems you are having trouble seeing the board. Am I right? Sometimes Linda admitted the school nurse will be checking. यानी टीचर यहाँ पे क्या सजेस्ट किया, टीचर ने सजेस्ट किया कि स्कूल में नर्स आएगी,
वो आपका आईसाइट चेक करेगी, बिल्कुल सही है, आपको भी वही करना है। बच्चे का सिंपैथी दिखाइए और उसे जो मेडिकल चेकअप करवाइए, और मेडिकल चेकअप में जो रिपोर्ट आए उसी के बेसिस पे मानिए कि बच्चे को कोई दिक्कत है या नहीं है, अपने आप को डिसीजन मत लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई डज लिंडा मूव टू द फ्रंट ऑफ द रूम। जो लिंडा है वो रूम के फ्रंट में, रूम में सबसे आगे क्यों गई? बिकॉज शी कैन नॉट सी द बोर्ड, क्योंकि वो साफ नहीं देख पा रही थी। अच्छा, व्हाट डज रिमेन मीन इन दिस टेक्स्ट, यानी जो रिमेन शब्द है ना, रिमेन शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो रिमेन शब्द कहाँ है, ये देखिए, रिमेन शब्द का अर्थ है आपका, रिमेन कहाँ यूज किया गया है? मिसेज कुर्तिस आस्क लिंडा टू रिमेन, यहाँ पर रिमेन शब्द है, तो रिमेन का मतलब क्या होगा? टू लीव, टू बी लेफ्ट ओवर, टू स्टे बैक, टू बी इम्पोर्टेंट। तो देखिए, टू बी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, मतलब है कि उसने लिंडा को बोला कि बेटे जब पूरी क्लास चली जाए तो आप यहाँ पर रुक जाना, रुकने की बात की गई है। तो टू लीव नहीं होगा, जाने के लिए नहीं बोला था, टू बी इम्पोर्टेंट नहीं बोला था, दो बच गया, टू स्टे बैक एंड टू बी लेफ्ट ओवर। तो ये जो टू बी लेफ्ट ओवर है ना, टू बी लेफ्ट ओवर यूज़ किया जाता है जो बचा हुआ खाना है, यानी खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है उसके लिए यूज होता है टू बी लेफ्ट ओवर। लेकिन यदि कोई पर्सन रुक रहा है, किसी पर्सन को रुकने के लिए कहा जा रहा है, तो भैया वो बचा हुआ खाना नहीं है, वो क्या है? टू स्टे बैक, आप वहीं पर अपनी जगह पे रुको, हाँ आपसे कुछ बाद में बात करनी है जब सारे बच्चे चले जाएंगे। तो ये आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच इज अ सिनोनिम फॉर असाइनमेंट। असाइनमेंट का सिनोनिम क्या है? तो असाइनमेंट का सिनोनिम आपको पता है, सेम मीनिंग वाला शब्द होता है। तो टास्क, पेपर, नोट, स्पीच, करेक्ट वर्ड क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा टास्क। टास्क और असाइनमेंट एक ही बात है। विच वर्ड डिस्क्राइब्स मिसेस कुर्तिस एंड हर फीलिंग। जो टीचर है यहाँ पर, जो टीचर का रोल निभा रही हैं मिसेस कुर्तिस, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कैसे पर्सन है? अनसिम्पैथेटिक हैं, कंसर्न्ड हैं, चेकिंग है, इनसेंसिटिव है। तो भैया अनसिम्पैथेटिक तो है नहीं, उसने बच्चे की बात को समझा, आगे बुलाया, उसे समझाया, उसको मेडिकल चेक कराया, करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा आपका कंसर्न्ड। अच्छा, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक चूज करना है पर। हाउ इज फास्ट गोइंग ऑन, हाउ इज यू फास्ट गोइंग ऑन, योर्स फास्ट गोइंग ऑन। तो देखिए, योर्स कब होता है? योर्स होता है जब योर के बाद कोई नाउन नहीं आए, जैसे योर पेन, योर बुक। तो हम पेन या बुक नहीं लिखना चाहते, हम सिर्फ क्या करते हैं? योर्स कह देते हैं। पेन बुक गायब कर दिया और सिर्फ योर्स कह दिया, तब वहाँ पर आएगा योर्स। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हाउ इज योर फास्ट शब्द लिखा हुआ है, तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लीव्स डैश आर ग्रीन कंटेन क्लोरोफिल। तो लीव्स विच आर ग्रीन, यानी पत्तियाँ जो हरी होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। 31, शी शोड डैश हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क दिखाया, किसको? शी शोड टू हर मदर। टू नहीं आता। शी शोड के बाद टू नहीं आएगा, शी शोड हर मदर, डायरेक्टली हर आएगा। द ऑफुल एक्सीडेंट occurred 3 weeks past, 3 weeks ago, before 3 weeks and 3 weeks before. Correct answer is 3 weeks ago. आगे चलिएगा। Hey Paul, don't forget that the party at 9 o'clock. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Hey Paul, don't forget that the party starts at 9 o'clock. करेक्ट है, क्योंकि उसे कहा जा रहा है भूलना मत, पार्टी जो है वो 9 बजे स्टार्ट हो रही है। तो हैज स्टार्टेड तो नहीं आएगा, क्योंकि पार्टी 9 बजे स्टार्ट, भूलना मत, पार्टी 9 बजे स्टार्ट हो चुकी है, ऐसी बात हम नहीं बोलेंगे। बोलने का मतलब क्या रह गया? जब उसे पार्टी स्टार्ट ही होगी, उस पर याद कर दिलाना है। अच्छा, सरन वांट्स टू लूज 10 किलो। जो सरन है वो अपना 10 किलो लूज करना चाहता है। आप में से कई लोग होंगे, हम में से भी हैं, जो अपना 10 किलो लूज करना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सरन वांट्स टू लूज 10 किलो बट ही डैश नो अटेम्प्ट टू रीच दिस एम, मेक्स टेक्स डज गेट। तो ये जो यहाँ पे देखिएगा अटेम्प्ट, ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड की खासियत है। अटेम्प्ट अपने साथ कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब लेता है? मेक्स टेक्स डज गेट्स। तो अटेम्प्ट जो है हमेशा अपने साथ मांगता है मेक, क्योंकि प्रयास किया जाता है, बट ही मेक्स
ए करेक्ट आंसर है। ही मेक्स नो अटेम्प्ट टू रीच दिस एम। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, ही वेंट टू द शॉप बट ही बॉट। देखिए वो दुकान पर गया, बट जब सेंटेंस में बट आ जाए ना तो समझ जाना उस वो दुकान गया लेकिन आ गया, मतलब आगे क्या होगा, आगे कुछ नेगेटिव होगा। मतलब मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। ही वेंट टू द शॉप, वो दुकान गया लेकिन ही बॉट नथिंग, उसने कुछ नहीं खरीदा। वो दुकान गया लेकिन कुछ नहीं खरीदा। अच्छा इफ़ आई, अब यहाँ पे देखिए इफ़ का मैं आपको बोला था पीछे सिलेबस में लिखवाया था, यूज ऑफ इफ़ का यूज इंग्लिश में अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है, तैयार करना है। और ये भी आप देखेंगे कि जितनी भी एटॉमिक एनर्जी की वैकेंसी है, जितने भी एग्जाम है, उसमें इफ़ वाला टॉपिक जरूर पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप इसको इफ़ वाले टॉपिक को बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। इसी में क्वेश्चन बना है, आपको हैड, डोनेटेड, वुड हैव दिख रहा होगा, लेकिन ये सारा का सारा जो है इफ़ के टॉपिक में है। अच्छा इफ़ आई हैड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, संभावना जताई जा रही है, विश जताया जा रहा है कि यदि मेरे पास 1 लाख रुपया होता, आई वुड डोनेट सम ऑफ इट टू चैरिटी, तो मैं इनमें से कुछ क्या करता, चैरिटी कर देता, दान कर देता। तो हैड एंड वुड डोनेट ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द परचेज बट आई हैड, यहाँ भी देखिएगा आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, मैं इस सब खरीदारी से खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी बट, लेकिन, अब यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी आपका नेगेटिव आ गया, बट आ गया, लेकिन बट आई हैड डैश चॉइस, तो यहाँ पर आपका आएगा अ फ्यू। अच्छा एक बात ध्यान रखना आपको कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, इन छः की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि लिटल का प्रयोग कहाँ होता है, फ्यू का प्रयोग कहाँ होता है। फ्यू क्या होता है भाई, हाँ लिटल होता है जहाँ पर अनकाउंटेबल होता है ना। फ्यू कहाँ होता है, जहाँ पर काउंटेबल होता है। और फ्यू, हाँ लिटल अनकाउंटेबल, फ्यू काउंटेबल, एंड लिटल का मतलब होता है हार्डली एंड नॉट सेटिस्फाइड। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, हैड अ फ्यू चॉइस, मेरे पास गिनती के चॉइस थे तो इसलिए मैंने खरीद लिया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस विद द राइट वर्ड ऑर्डर। चूज द सेंटेंस विद द राइट वर्ड ऑर्डर, यानी इनमें से 4 सेंटेंस है, इनमें से किसमें शब्दों का जो सीरीज है, शब्दों का जो ऑर्डर है बिल्कुल करेक्ट है। तरन बाउट 11 येलो, येलो क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए जिसकी विशेषता बताए। अब भैया तुम ना बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे क्या, बहुत अच्छे चोर हो, बहुत अच्छे बदमाश हो, बहुत अच्छे नालायक हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो क्या, यानी बहुत अच्छे के बाद कुछ ना कुछ नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। इसमें तो है ही नहीं, ये तो कट जाएगा। नेक्स्ट, तरन 11 अमेजिंग येलो ट्यूलिप्स बाउट, तो तरन आ गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आपका वर्ब होना चाहिए, वर्ब को सबसे लास्ट में ले गया, ऑब्जेक्ट को बीच में ले आया। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी कट गया। नेक्स्ट, तरन बॉट 11 अमेजिंग येलो ट्यूलिप्स एंड तरन, ये करेक्ट है आपका, करेक्ट है, ज़्यादा टाइम मत लगाना, सी करेक्ट है आपका। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा 39 देखिएगा, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर, रिपोर्ट स्पीच देख रहा है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा इसमें। स्टीफन, आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में करना है। स्टीफन सेड दैट शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। अच्छा नाम से पता नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है, हम चारों ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शन देखिएगा सी, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि जेंडर की दिक्कत नहीं है, जेंडर सब में सेम है, ये वो गर्ल ही है, फीमेल है। करेक्ट आंसर है इसमें स्टीफन सेड दैट, कनेक्टर आएगा, दैट कनेक्टर आ गया बीच में, शी वॉज। अच्छा यहाँ पे देखिएगा आई एम डूइंग,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आपका पास्ट सिंपल हो जाएगा, पास्ट सॉरी सिंपल नहीं कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो था आई एम डूइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग में से क्वेश्चन फिर से आ गया। डिमरेज, तो ये जो करेक्ट वर्ड है आपका डिमरेज होगा। इसका मतलब होता है कि यदि आपने कोई जहाज़ किराए पे लिया और उसमें सामान सही से टाइम से अपलोड नहीं किया तो आपके ऊपर फ़ाइन लगाए। जिसके साथ आपने डील किया है कि आपके जहाज़ को, आपके शिप को मैं लोडिंग कर दूंगा, सारा सामान भर जाएगा, आपने टाइम से नहीं किया तो उसके ऊपर जो फ़ाइन लगता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लेकर आए, कहाँ से लेकर आए, क्यों लेकर आए नहीं पता, हो सकता है उस टाइम पर कोई जो आर्टिकल वगैरह है उस आर्टिकल वगैरह में छपा हो, ये न्यूज़ चर्चा में रहा हो, इसलिए लिया गया है। अदरवाइज़ ऐसे शब्द खोज करके सपने से निकल के नहीं आते, कुछ ना कुछ कारण होता है। नेक्स्ट, इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन विल मेजर इन डिग्री। रेगुलर पेंटागन कह रहा है, ठीक है ना। रेगुलर पेंटागन मतलब जिसकी सारी साइड्स क्या है, बराबर है। तो इसमें 5 साइड होंगी, 5 एंगल होंगी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2। तो n क्या है यहाँ पर, n है आपका 5, तो 5 - 2 यानी 3, 180 इंटू 3 यानी 540, 540 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n है ना आपका, यानी डिवाइडेड बाई 5, तो 540 डिवाइडेड यानी 108 यानी बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 4 and 60 रिस्पेक्टिवली। जो 60 है वो LCM है, दिज नंबर्स कुड बी। तो 60 जिसका भी LCM है वो 60 उसके टेबल में आना चाहिए। 28 इसमें क्या है, 28 नंबर है, 28 के टेबल में 60 आता है, नहीं आता। 24 and 32 के टेबल में 60 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 12 and 20, 15 and 4, इसमें देखिए 12 के टेबल में 60 आता है, 20 के टेबल में 60 आता है, 15 के टेबल में 60 आता है, 4 के टेबल में 60 आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए 4 किसके HCF हो सकता है, 12 and 20 का हो सकता है, 15 and 4। तो 15 का HCF 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 15 4 के टेबल में नहीं आता। 15 जो है 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये कट गया, बच गया 12 and 20। नेक्स्ट है नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 492549। 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, यानी 2 3 5 7, यानी ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 5 7 का 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 जो है ना वो विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो 7 के बाद आएगा सीधा 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 121 करेक्ट आंसर है। आगे चलिए, आगे चलिएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द 6 डिजिट नंबर, हाँ मैंने बोला था आपको विभाज्यता का नियम आपको तैयार करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई संख्या 9 से विभाजित होती है या नहीं होती है, उसे चेक करने का तरीका यही है कि उस संख्या के जितने भी अंक हैं उसको जोड़ लीजिए और फिर आप देखिए कि जो योगफल है वो 9 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 3 5 8 है ना, यानी a प्लस 8 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 9 होना चाहिए था योगफल, तो वो 9 से डिवाइड हो जाता है, तो a बराबर आ जाएगा 9 - 8, यानी a की जगह पे यदि हम रख दें 1, तो ये सबका योगफल कितना हो जाएगा, इस सबका योगफल हो जाएगा 9, और जब योगफल 9 हो जाएगा तो 9 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपका 1। नेक्स्ट,
देखिए, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग पैरामीटर इक्वल टू दैट ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर विल बी। एक रेक्टेंगल है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका पैरामीटर कितना होगा? 10 6 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। अब जो एक स्क्वायर है इसको, इसका साइड कितना होगा? 32 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 8 सेंटीमीटर सभी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर 8 सेंटीमीटर है तो ये मिलीमीटर में कितना होगा? क्योंकि आंसर जो है सारे ऑप्शन देखिएगा मिलीमीटर में, अच्छा सब में है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर। तो चलिए 8 सेंटीमीटर रहते हैं, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर में क्या होता है आपका, कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है। तो 64 को के ऊपर 10 है तो स्क्वायर है तो एक जीरो का 2 जीरो हो जाएगा, यानी 6400 स्क्वायर मिलीमीटर। नेक्स्ट है हाउ मेनी मिनट्स इन 3/5 ऑफ एन आवर, यानी 3/5 इंटू 60 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। सिंपल सा था ये, तो फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट है अ वॉच रीड्स 4:30। देखिएगा ध्यान से, एक वॉच है रीड्स 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट इन व्हाट। 4:30 का टाइम हुआ अभी, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर 3 है, ये है 9। 4:30 है तो जो बड़ी सुई है वो इधर होगी और छोटी सुई जो है 4 से हट के थोड़ा सा 5 की तरफ होगा। अब क्या कह रहा है? मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट। मिनट हैंड जो है जो कि इधर है, इधर ईस्ट है, क्या है? इधर ईस्ट है। इधर ईस्ट है तो इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। अच्छा एक बार घुमा के देख लो अपने साइड कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये बन जाएगा नॉर्थ और ये बन जाएगा साउथ। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो घंटे की सुई है, छोटी सुई है, वो किस तरफ होगी? तो घंटे की जो सुई है वो होगी नॉर्थ ईस्ट में। किस में होगी? नॉर्थ ईस्ट। है क्या आंसर? यस, नॉर्थ ईस्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ x इज टू y इज इक्वल टू 1:2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y एंड x प्लस 4y। तो देखिए x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, y की वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस और 3 के y की वैल्यू 2 है, यानी ये हो जाएगा आपका 6। डिवाइड रेशो हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 8 यानी 8 9, है ना? सिंपल था। वैल्यू ऑफ 17 की पावर क्यू माइनस 12 की पावर क्यू माइनस 5 की पावर क्यू विल बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू का जो फॉर्मूला इसमें आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 3060। चलिएगा नेक्स्ट, हाउ मेनी एजेस अ रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन हैविंग 12 फेसेस एंड 20 वर्टिकल्स विल हैव। तो इसका बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है, यूलेट्स फार्मूला बोलते हैं इसमें। इसमें क्या कीजिए आप, सिंपल फेस प्लस वर्टिक्स, फेस प्लस वर्टिक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एजेस। फेस कितना है आपका 12 प्लस आपका जो वर्टिक्स है 20 है, ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 30 एज हो जाएगा 30, ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कॉनिकल ऑब्जेक्ट हैविंग बेस डायमीटर 10 सेंटीमीटर, यानी एक आपका इस तरीके का है, इसका ये जो है ये 10 सेंटीमीटर का है, तो आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इसकी हम बात करते हैं कि जो सरफेस टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होता है? वो होता है पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है,
पाई आर, पाई की वैल्यू हम नहीं पुट करते क्योंकि आप आंसर में देखेंगे यहाँ पे हर एक में क्या है, पाई पाई मेंशन है, तो पाई को हम सॉल्व नहीं करेंगे। आर हमारा आ गया है 5। अच्छा अंदर देखिए आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये एक मैजिकल ट्रायंगल है, पता होता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 13 आ जाता है। तो पाई 5 मल्टीप्लाई 13 यानी 65 पाई आ जाएगा आपका। 65 पाई है क्या? चलिए नेक्स्ट। द काउंट ऑफ अ सर्टेन ब्रीड ऑफ बैक्टीरिया वाज फाउंड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है क्वेश्चन, 2% पर आवर, 2 घंटे में, 1 घंटे में 2% बढ़ जाती है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 6 लाख। 6 लाख जब 1 आवर ख़त्म होगा, 1 आवर ख़त्म होगा तो 6 लाख तो ये वाला रहेगा। और इसका जो ग्रोथ होता है 2%, वो कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख में 1 लाख का 2% कितना होगा 2000, तो 6 लाख का 2% कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 12,000, 12,000। 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद देखिए ये 6 लाख तो, ये 6 लाख तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस क्या होगा भाई वो देखिए आप, इस 6,000 का 12 के और इस 6,000 का इसका नहीं होगा, ये रहेगा आपको क्योंकि ये तो वही है ना, सेम टू सेम। हाँ, इसका जो है 2%, इस वाले का ये जो 12,000 है, ये जो 12,000 है, इस 12,000 का 2% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 120, 2% हो जाएगा 240, यानी 12 के प्लस 12 के यानी 24 के, यानी 6,24,240 करेक्ट है इसमें आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। मैंने बोला था आपको बेसिक अलजेब्रा तैयार करनी पड़ेगी, इसका जो है कौन सा फैक्टर नहीं है, इसका जो फैक्टर नहीं निकलेगा वो ए बी निकलेगा। बाकी आप देखिएगा ए एक्स प्लस बी वाई इसमें भी कॉमन है, इसमें एक्स वाई नहीं है लेकिन ए प्लस बी कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन है, इसमें ए प्लस बी नहीं है, तो ये आपका जो ए बी है, क्योंकि इसमें आप देखिएगा ए बी कहीं भी साथ में नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 49 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 49, ये जो है इस तरीके का जो आंसर होता है आपका इनफाइनाइट सीरीज का आंसर की मैं बात करूं तो इसमें आप बिल्कुल फार्मूला लगाइए बेसिक तरीके से और उसका आंसर निकालिए फटाफट, इसमें कोई भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेगा। हाउ मेनी डिजिट्स विल द नंबर रिप्रेजेंटिंग द एक्सप्रेशन 2 की पावर 17 प्लस 5 की पावर 16 विल हैव। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो 18 डिजिट का निकलेगा, और ये भी अपने आप में एक टॉपिक है, वो भी आप देख लीजिए। इफ़ इन 2 सर्कल्स arcs of the same length subtends angle 26 degrees and 91 degrees at the center, find the ratio of their radii। उनका जो रेडियाई है, उनके जो त्रिज्याएँ हैं, उसका रेशो क्या होगा 26 एंड 91 है, तो इसका जो रेशो होगा भाई, रेशो आपका 26, 91, 13 टेबल देख लीजिए 2 एंड 7, तो ये आपका हाँ करेक्ट हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 0.323 इज लोकेटेड। देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, क्या पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 0 देन 0.23 इज लोकेटेड।
ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3 एंड 3, 2 इच। इसका जो पासिंग लाइन है, फिर से आप वही देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या कह रहा है इसमें, पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3, पहला वैल्यू 2 एंड दूसरा वैल्यू x, ये हो गया। दूसरा जो है आपका 3, 2, 3 एंड 2, ये बनेगा। इसमें करेक्ट इक्वेशन होगा x प्लस वाई इजक्ल टू 5, यानी x बराबर 5 तो y इजक्ल टू 0 एंड x इजक्ल टू 0 तो y इजक्ल टू 5, ये इक्वेशन बनेगा इसमें। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर्स। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो संख्याओं का जो स्क्वायर है उसका डिफरेंस कितना है, 45 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड्स देख लेते हैं। 8 एंड 16, तो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, 8 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, 64 होगा। 8 का स्क्वायर 64 होगा और इज 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, तो यस 16 का 4 टाइम्स इंटू 4 64 होता है। पहला करेक्ट कर लें, इसमें पहला चेक कर लें कि दोनों का स्क्वायर में डिफरेंस 45 है या नहीं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256। 64 और 16, इनका जो गैप होगा कभी भी लास्ट में 5 नहीं आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। 6 एंड 9 की कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये जो 9 है, इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 36। ये तो बात हो गई ठीक। दूसरी बात देखिएगा, इन दोनों का स्क्वायर का देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर है 36 और 9 का स्क्वायर है 81, माइनस करेंगे तो 45 आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 6 एंड 9। नेक्स्ट, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, पेंसिल के लिए हम P वर्ड यूज करेंगे और पेन के लिए कलम शब्द यानी K शब्द यूज करेंगे। तो इसमें देखिएगा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स यानी 7K इज इक्वल टू 50 रुपीज, एंड 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन K इज इक्वल टू 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। इसमें आप क्या कीजिए कि इस दोनों को इक्वल कर लीजिए, जैसे इसको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 35P और ये बन जाएगा 49K। उसी तरीके से ये बन जाएगा। फिर दोनों को आपस में माइनस कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ₹3 एंड ₹5 फॉर 1 पेंसिल एंड 1 पेन। टू एन एस्ट्रोनॉट, अब हम 61 से स्टार्ट हो चुके हैं, 61 से 80 तक साइंस का क्वेश्चन है। टू एन एस्ट्रोनॉट द आउटर स्पेस अपीयर्स टू बी ब्लैक, बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रोनॉट को बाहर से सब कुछ काला काला दिखता है, उन्हें हमारे यहाँ पे जितने नज़ारे नहीं मिलते क्योंकि उन सब चीज़ों से ऊपर होते हैं, अलग उठ चुके होते हैं मोह माया से। Photometer is used to determine density, intensity of light, potential differences, atmospheric pressure and altitude. Correct answer is photometer is used to measure the intensity of light. Next, Enrico Fermi is associated with, तो एनरिको फर्मी ने जो इन्वेंशन किया था, न्यूक्लियर पावर का इन्वेंशन किया था, तो एटॉमिक बम से हम इनको रिलेट कर सकते हैं। जो दिए हुए ऑप्शन में सबसे नियरेस्ट आंसर वही है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट अमंग द ऑप्शन गिवन बिलो इज, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन, क्योंकि जो ऑक्सीजन है आपका वो टोटल 47% है। कितना परसेंट है, 47%।
हमारे वायुमंडल में 21% है, और हमारी जो धरती का क्रस्ट है उसमें उसमें जो है आपका वो 47% है। और ऑक्सीजन के बाद जो जिसका नंबर आता है वो है सिलिकॉन, इसका नंबर है सिलिकॉन, और सिलिकॉन जो है वो टोटल 28% है। तो आप देखिएगा 40, 20, 60 और 75%, 75% का तो यही दोनों कवर कर लेते हैं, तो फिर बाकी एलिमेंट्स कितना क्या बचा, लेकिन जितना बचा है वो लुटेरे लोगों को अमीर बनाने के लिए काफ़ी है। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन, इलेक्ट्रिकल को उसको एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वैसे किस में, डायनेमो नहीं, डायनेमो क्या करता है, वो जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर भी नहीं करता, इलेक्ट्रिकल मोटर में भी नहीं करता, हाँ सॉरी, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, तो इलेक्ट्रिकल मोटर तो करता है ना, इलेक्ट्रिकल मोटर जो है, इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो तो करता है इसको। नेक्स्ट, द वायर्स होल्डिंग द फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज ओनली मार्जिनली हॉट व्हाइल द फिलामेंट इटसेल्फ रेड हॉट बिकॉज करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर्स इज वेरी हाई, नहीं ये नहीं होगा, करेक्ट होगा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज वेरी हाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध करते हैं। जो हीटर देखते हैं, हीटर की तारें भी गर्म होने पर लाल हो जाती हैं, क्या कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हीट को कंजर्व किया हुआ है, हीट को बहुत ज़्यादा अपने में रोका हुआ है, और ज़्यादा गर्म होता है तो फिर गल भी जाती हैं, इतना गर्म हो जाती हैं। और हीटर का आप जरूर करके जाना, हीटर में कौन सी वायर होती हैं, कौन सी धातु की बनी होती हैं। नेक्स्ट, रेडियो आइसोटोप्स हैव एप्लीकेशन इन द एरिया ऑफ, एग्रीकल्चर में भी है, इंडस्ट्री में भी है, मेडिसिन में भी है, ऑल ऑफ दीज में भी है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आप में से जिन्होंने भी मिशन मंगल देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से हमें जो मैनली एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो जो सैटेलाइट है उसको अंतरिक्ष में भेजने की ज़रूरत पड़ती है। अंतरिक्ष में पहुंच जाने के बाद हमारे पास उतनी शक्ति नहीं होती, उसको बस थोड़ा सा मूव करने के लिए, उसको थोड़ा सा दिशा देने के लिए, उसमें जो फ्यूल हम रिजर्व डाल करके भेजते हैं, उस फ्यूल को थोड़ा सा यूज करते हैं, और यूज करने के बाद उसको फ्री छोड़ देते हैं। जो ग्रेविटी एंड अपर प्लैनेट के जो एनर्जी हैं वो दोनों आपस में टकराती हैं, तो ये बस वो राउंड वहाँ पर सैटेलाइट जो है चारों तरफ चक्कर काटते हैं अपने आप ही। तो ये जो उनकी जो सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट को घुमाती है। नेक्स्ट है, डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन कार्बन, कुछ नहीं है, कोयला है, डायमंड भी कोयला है, कार्बन है, उसका क्रिस्टल फॉर्म है। द पिच ऑफ द व्हीसल ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन डिक्रीजेस एज इट रिसीड्स अवे, जो फास्ट मूविंग ट्रेन है उसकी आवाज़ घटती है, दिस अफेक्ट। तो साउंड का टॉपिक आपको बढ़िया से करके जाना है, साउंड का, लाइट में आपको मेनली ध्यान रखना है, लेंस का, मिरर का। तो ये जो अफेक्ट है, ये अफेक्ट है डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है, डॉपलर अफेक्ट। नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज वर्चुअल, हाँ ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, मैं आपको बोल ही रहा था कि मिरर एंड लेंस अच्छे से करके जाना। तो एक ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, एंड द साइज डिमिनिश, और छोटा साइज में बनाता है। तो ये मिरर कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव होगा, आप जो कि गाड़ियों में यूज़ किया जाता है साइड में, है ना, उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा सॉरी, हाँ उत्तल, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, देखिए आपको बोल रहा था लाइट का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। लाइट जो है ट्रेवल करता है फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट किसमें, सॉलिड में नहीं, सॉलिड में जो फास्ट मूव करता है ना वो है साउंड, क्योंकि साउंड क्या करता है, हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ धक्का लगाते हैं, ये धक्का लगाता है इसको तो ये आगे जाता है, ये इसको धक्का लगाता है। इस तरीके से जो साउंड है, वॉइस है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। लेकिन जो लाइट है, लाइट को इन पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कहता है चल साइड हो। तू जब होता है रास्ते में तो हमें क्या करता है, हमें रुकना पड़ता है, हमें रास्ते में दिक्कत करता है। तो जब तू नहीं होगा, खाली है, जिसमें मैं फटाफट पार निकल जाऊँगा, यानी निर्वात, वैक्यूम जो है सबसे अच्छा रास्ता है किसके लिए, लाइट के लिए, लेकिन साउंड के लिए नहीं है। साउंड के लिए जो सॉलिड है, ठोस है, वो सबसे अच्छा रास्ता है। द साइंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इज कॉल्ड, वेट एंड मेजर का जो साइंस है जिसमें स्टडी किया जाता है वो क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजी कहलाता है या मीटियोरोलॉजी कहलाता है, बताइए। तो करेक्ट आंसर इज मीटियोरोलॉजी। क्या होगा, मीटियोरोलॉजी, क्योंकि जो मेट्रोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, मिनरोलॉजी है, ये सारा मौसम विज्ञान से रिलेटेड है आपको,
इसके अतिरिक्त जो आपका खनिज विज्ञान है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड अलॉन्ग विद आयरन ओर एंड लाइमस्टोन टू प्रोड्यूस आयरन इन अ मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस। आयरन बनाने के लिए आयरन का जो अयस्क होता है, आयरन का जो कच्चा सामान जो निकलता है उसके साथ लाइमस्टोन डाला जाता है, चूना पत्थर बोलेंगे इसे, हाँ चूना पत्थर डाला जाता है। और क्या डालते हैं, तो और जो डाला जाता है कोक डाला जाता है, कोक, यानी धरती से जो कच्चा लोहा निकलता है उसके साथ साथ लाइमस्टोन या चूना पत्थर और कोक डाला जाता है ताकि बढ़िया आयरन, बढ़िया लोहा प्रोड्यूस हो। तो कोक और जो कोल है, कोक और कोल दोनों ही कोयले हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो कोल है, कोल में 70% कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है, 70%। लेकिन कोक की बात करते हैं तो कोक में जो कार्बन होता है वो होता है आपका 98% कार्बन होता है। टोटल कितना होता है, 98%। यानी कोक और ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का कार्बन है, इसलिए कोक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टील इज कम्पोज्ड ऑफ, मैंने आपको समझाया था साइंस की टॉपिक जब आप तैयार करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक, मतलब कौन सा जो एलिमेंट है कौन से 2-3 एलिमेंट से मिलकर बना है, ये तो आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाना है। स्टील इज कम्पोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द 2 एसेंशियल एलिमेंट्स आर आयरन, यानी जो स्टील है ना, स्टील किस किस चीज़ से बनता है, एक तो आयरन होता है, दूसरा आपका निकेल। आयरन एंड निकेल तो कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी छोटी छोटी पाई जाती हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फिनोमिना एट वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड, यानी बहुत कम तापमान पर जो वातावरण है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक्स। क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक्स कहलाता है। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी भी है। अ टाइप ऑफ पॉलीमर दैट इज बायोडिग्रेडेबल हैज बीन इन द न्यूज लेटली, यानी हाल फिलहाल में एक न्यूज चल रही थी कि जो एक ऐसा पॉलीमर पाया गया है, एक ऐसा पॉलीमर जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी ज़मीन के नीचे समय के साथ वो क्या होगा, सड़गल जाएगा। नहीं तो अभी क्या होता है, अभी जितनी भी पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, वो वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक समुद्र के नीचे भी पड़ी रहती हैं, फिर भी वो वैसी की वैसी निकलती हैं, सड़ती गलती बर्बाद ख़त्म नहीं होती हैं। इसीलिए इसको एक बढ़िया ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा था। द इंग्रेडिएंट दैट मेक्स इट बायो, यानी ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट तत्व है जो इसे बायोडिग्रेडेबल बनाता है। वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न स्टार्च, पेट्रोलियम, लेदर। करेक्ट आंसर इज लेदर को मिक्स करने की वजह से बायोडिग्रेडेबल बनता है। अच्छा, नेक्स्ट है, इफ़ अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स रिलेटिवली, यानी एक ऐसी धातु जिसकी हम वायर खींच सकते हैं, जिसकी हम वायर लंबी बना सकते हैं, उस यानी किसी धातु का ये जो गुण है वायर खींचने की, 2 गुण होते हैं। एक तो होते हैं तार खींचने की, और दूसरी होती है उसकी चादर के रूप में ठोक कर उसकी चादर बनाने की। तो ये दोनों गुण क्या क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर वायर की बात की है, इसका जो करेक्ट आंसर है डक्टाइल। नेक्स्ट, सी वाटर फ्रीजेस एट, जो समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी कितने में जमता है वो बताना है आपको। तो समुद्र का पानी जो है नॉर्मल आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है, लेकिन इसकी जब हम बात करते हैं आपका सी वाटर की, तो सी वाटर बहुत जल्दी जम जाता है 28 डिग्री पे। नॉर्मल जो वाटर है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है, लेकिन सी वाटर जो है 28 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एट अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर से थोड़े से कम टेम्परेचर पे जमता है। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूमेट्री रेट एट a location where the cross sectional area decreases, the velocity of the fluid decreases, नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज, वो इंक्रीज होता है। आगे चलिए, अब आपका 81 से लेकर 90 तक रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए, सप्लाई द राइट लेटर फॉर क्वेश्चन मार्क TSQNJ, यहाँ पर जो सीरीज है उल्टी चल रही है। अब देखिएगा, T से S -1, -2, -3, -4, अब होगा -5। तो हमें पता है J जो है 10th नंबर पे होता है, इसमें 5 माइनस करेंगे तो 5th नंबर पर आएंगे, जो कि E है आपका। राइट द राइट लेटर फॉर क्वेश्चन मार्क MBNEIFJCODPGK। यहाँ पर भी क्या होगा आपका, जब 13 की 2 श्रृंखला बना लेंगे आप, 13 की 2 श्रृंखला बना लेंगे, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, वहाँ से आप पेपर मिले उसी टाइम पर आप वो चीज़ कर लीजिएगा रीजनिंग में, तभी आपका काम आसान हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन आपका फटाफट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द पैटर्न एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। पैटर्न को पहचाना है, 0, 2, 6, 12, तो +2, +4, +6, +8 एंड +10।
+10 एंड +12 यानी 30 एंड 42। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, यानी यहाँ पर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत बाद एक विषम संख्या आती है। तो एक तो हो गया आपका ये 5 क्योंकि इसके तुरंत बाद आता है 1 जो कि एक विषम संख्या है। उसके बाद आता है दूसरा 7 3 क्योंकि 7 के बाद 3 है, 3 एक विषम संख्या है, 2 हो गए। नेक्स्ट देखिएगा 5 7, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 5 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक देख लीजिए 3 1, तो 3 1 में क्या है, 3 के जस्ट बाद 1 है, 3 के जस्ट बाद 1 है, तो 1 एक आपका 3 हो गया, यानी 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, और 3 के बाद देखिएगा आप 1, और 1 के बाद 5 यानी 1 भी इसमें हो जाएगा, यानी टोटल 4 डिजिट है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड विच वन वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैप्रोचमेंट। इसमें आप जनरली कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वर्ड मेकिंग करने वाला, वर्ड शब्द बनाने वाला, इसमें कोई अल्फ़ाबेट हम 2 बार यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यस आप कर सकते हैं 2 बार। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई अल्फ़ाबेट आप इससे बाहर से लेके नहीं आएंगे। तो रिप्रेजेंट में आप देखिएगा एस वर्ड आ रहा है, एस लेटर आ रहा है, इस पूरे में रिप्रोचमेंट में एस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो एस का हम इस्तेमाल कहाँ से करेंगे, एस का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, तो रिप्रेजेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए करेक्ट द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग 2 साइन। आपको मैंने बोला था इक्वेशन में साइन चेंज वाला क्वेश्चन रहेगा आपका, तो उसकी आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लें। इसमें मल्टीप्लाई एंड माइनस को इंटरचेंज कर देंगे तो आपका जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इफ़ अ मीन्स प्लस, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स मल्टीप्लाइड बाय एंड डी मीन्स डिवाइडेड बाय, देन देखिए इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले नंबर लिख लीजिए 16 12 6 2 17। अब क्या कह रहा है, सी देखिए, सी मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कीजिए, और बी मीन्स क्या कह रहा है, बी मीन्स कह रहा है माइनस, तो माइनस लगाइए। डी मीन्स क्या कह रहा है भाई, डी मीन्स है डिवाइडेड, तो डिवाइडेड कर दिया, और ए मीन्स प्लस, तो यहाँ प्लस कर दिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई यानी ये आपका -3 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 12 160 यानी 192 हो जाएगा आपका, 192 प्लस 17 यानी 192, और -3 प्लस 17 यानी आपका ये हो जाएगा भैया प्लस 14 यानी 96 यानी 206 करेक्ट आंसर होगा आपका 206। ये देखिए करेक्ट आंसर है। आगे चलिएगा 87 क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन हमें और करना है अभी, ठीक है ना, सिर्फ 13 क्वेश्चन करना है, रीजनिंग के 3, और नेक्स्ट है टीचिंग मेथोडोलॉजी के 10 क्वेश्चन है आपका। 88 देखिए, ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे हम अभी। सिक्स पर्सन PQRST एंड U, यानी एक गोले में बैठे हैं, गोले में बैठा दिए, गोला लगा दिए। ये देखिए आपका तरीका यही रहेगा करने का। सबसे पहले कह रहा हूँ P इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ Q, यानी P और Q एक दूसरे के आमने सामने, P और Q जहाँ मर्जी करें वहाँ बिठा दो आप। लेकिन अब ध्यान रखना है Q इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T, जो Q है ना, Q वो T के राइट में बैठा है, Q T के राइट में बैठा है, T को आप यहाँ बिठाएंगे। नेक्स्ट एंड लेफ्ट ऑफ R, जो Q है वो T के राइट में और R के लेफ्ट में, तो R इधर बैठेगा। P इज टू द लेफ्ट ऑफ U, P जो है वो U के लेफ्ट में है, P जो है वो U के लेफ्ट में है, तो U के लेफ्ट में इधर हो जाएगा। हाँ ठीक है। एंड राइट ऑफ S, तो ये S इधर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू R, R के अपोजिट कौन है, तो R के अपोजिट R ये है, R के अपोजिट U है, तो U करेक्ट आंसर हो जाएगा D। आगे चलिए चूज द वर्ड डेट शोज द सेम रिलेशनशिप एज गिवन। पैसा रुपी, यानी पैसा 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। सेंटीमीटर मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। किलोग्राम, यानी 100 किलोग्राम को क्या बोलते हैं, 100 ग्राम को बोलते हैं क्विंटल बोलते हैं। नेक्स्ट है अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज पेंटेड ब्लैक ऑन द पेयर ऑफ वन अपोजिट सरफेस, ब्लैक ऑन द पेयर ऑफ अनदर, यानी सिंपल सी बात है भाई, एक क्यूब है, एक क्यूब है इस तरह से आप देखिए, और
इस क्यूब में अपोजिट सरफेस पे ब्लैक कलर किया गया है, यहाँ पर ब्लैक कलर कर दिया गया है इसको, नीचे वाले पे ब्लू ऑन द पेयर ऑफ अनदर, दूसरे जो पेयर है सरफेस का उस पर ब्लू किया गया है और तीसरे पे रेड किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूब निकलेंगे इसको इक्वल पार्ट में डिवाइडेड करने पे। 1 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर करेंगे तो टोटल 4 क्यूब एक साइड में निकलेंगे। तो ऐसे टोटल कितने क्यूब निकलेंगे जिसके सिर्फ 2 साइड पे कलर हो। तो ऐसे वाले क्यूब कहाँ निकलेंगे, ऐसे वाले क्यूब निकलेंगे यहाँ पे बाउंड्री पे, यहाँ जो बाउंड्री है इन बाउंड्री पर निकलेंगे, 2 क्यूब निकलेंगे। तो ऐसी टोटल बाउंड्री कितनी होगी, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इसके उस साइड 8 और यहाँ पर 1 2 2 4, तो 4 इधर होगी और इसका अपोजिट साइड 4, यानी 8 8 ज़्यादा हो गया क्या, 2 4 6 8 है ना। एक आपका डबल काउंटिंग हो गया, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये वाला 8 नहीं काउंट होगा, 8 + 4 + 4 = 16। नेक्स्ट वो अब आपके सामने आ गया टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला, फास्ट देखेंगे। व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ टीचर, टीचर का जॉब क्या है, टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन स्टडीज, स्टूडेंट्स को स्टडी में इन्वॉल्व करना, टू मेक स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, एग्जाम को पास करना है, बिल्कुल सरासर गलत है, तो आपको लगेगा इसको करोगे तो। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी, भैया आप टीचर हो, मोटिवेटर थोड़ी ना हो। हालांकि टीचर की भूमिका मोटिवेटर की भी होती है, लेकिन सिर्फ मोटिवेटर बन के रह जाना वो सही बात नहीं है। टू डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑल द फ्रंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। आपको स्टूडेंट का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास टीचिंग, क्लास में टीचिंग करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको जो स्किल टेस्ट की वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि जब आपसे डेमो क्लास लिया जाएगा तो किन बातों का ध्यान रखना है। द ब्लैक बोर्ड शुड बी गोट क्लीन्ड बाय एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को खड़ा कर देना, बेटे बोर्ड साफ़ कर दो, भैया गलती से भी मत कर देना। वहाँ पे कहीं स्किल टेस्ट में जाओगे और पैनल में जो मेंबर बैठे होंगे उनको बोलना सर मैं पढ़ा के जा रहा हूँ, आप बोर्ड साफ़ कर देना, बहुत माइनस में मार्क्स देंगे आपको। टीचर शुड क्लीन द ब्लैक बोर्ड, द ब्लैक बोर्ड शुड बी लेफ्ट एज इट इज, यानी ब्लैक बोर्ड जैसा है उसको वैसा ही छोड़ के निकल जाना। नो, बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़ा मान जाएंगे। एनी वन ऑफ देम, नहीं, इनमें से कोई नहीं। टीचर शुड क्लीन द बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये आपको अपने आप क्लीन करके जाना पड़ेगा। फर्स्ट किंडरगार्टन वाज स्टार्टेड, तो भैया देखिए आपने टीचर ट्रेनिंग किया है और किंडरगार्टन आपको नहीं पता है, इसका मतलब वही हो गया कि रामायण आपने पढ़ी है लेकिन राम जी कौन है आपको नहीं पता है। तो फर्स्ट किंडरगार्टन जो है वो किसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था फ्रेडरिच फ्रोबल, जो कि जर्मनी में स्टार्ट किया था। प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन इन टीचिंग इज, शिक्षण के कार्य में, टीचिंग के कार्य में सबसे बड़ा संतुष्टि क्या है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस में है, अ फीलिंग ऑफ लव फॉर एंड बाय चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए प्रेम और बच्चों के द्वारा प्रेम। अच्छा, सेकंड है अ सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीपल्स ग्रोथ, बच्चों के ग्रोथ में कुछ मदद करना। अ सेंस ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, समाज की सेवा का भाव। एंड मॉनेटरी रिवार्ड्स एंड जॉब सिक्योरिटी, यानी बढ़िया जॉब सिक्योरिटी है टीचिंग फील्ड में और जो है आपका मॉनेटरी रिवार्ड है। तो देखिएगा जो इसमें आपका अ सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीपल, ये सबसे वीक आंसर लग रहा है, इसको हटा दीजिए। अ फीलिंग ऑफ लव फॉर एंड बाय चिल्ड्रन, जो मॉनेटरी रिवार्ड है ना, सही बात है, सैलरी ठीक ठाक कर दी गई टीचर्स की, एंड जॉब सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट लग जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ आप इसीलिए टीचर बनना चाहते हैं, इस तरह की बात आप नहीं कर सकते ना, पब्लिक में तो कम से कम जरूर नहीं कर सकते। तो ये कट गया आपको। अ सेंस ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, ये अ सेंस ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, ये बहुत लंबी फेंकना हो गया कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, शिक्षण में आना चाहता हूँ, टीचिंग करना चाहता हूँ। तो समाज की सेवा करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, टीचिंग में आने की क्या जरूरत है उसके लिए, ये कट गया आपका। और फीलिंग ऑफ लव एंड फॉर बाइस, ये आपका थोड़ा सा, हालांकि ये अटपटा सही है लेकिन ठीक है, चल जाएगा। व्हाट इज़ द, मतलब परफेक्ट आंसर इसमें से कोई नहीं है, तो ज़्यादा मत सोचना कि मतलब सर क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज़ द फीडबैक इन द न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन में जो फीडबैक है, फीडबैक क्या है, न्यूज, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, लेटेस्ट तो देखिए भैया जो न्यूज है वो फीडबैक तो है नहीं, आर्टिकल्स भी फीडबैक नहीं है। आर्टिकल में क्या होता है, जो एडिटर वगैरह है वो आपका, या फिर कोई भी रिपोर्टर है, कोई भी समाज का विद्वान व्यक्ति है, वो अपने विचार रखता है, वो फीडबैक नहीं होता। एडिटोरियल में भी
एडिटोरियल में आपका वन साइडेड जो न्यूज़ की कंपनी है उधर से खबरें आती हैं, दैट इज़ नॉट फीडबैक। फीडबैक होता है जब आप एडिटर को लेटर लिखते हैं, लेटर टू द एडिटर, ये होता है फीडबैक आपका, ठीक है। नेक्स्ट, द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द क्लास। क्लास में ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल करना इज मोर यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर स्लो लर्नर, डिक्रीजेस द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, टेक्स द कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट। तो भैया ये बात कई बार सच भी साबित होती है, लेकिन हालांकि उसमें दोनों बातें रहती हैं। एक तो या तो टीचर कैपेबल नहीं है या फिर उसने गलत टीचिंग एड का इस्तेमाल किया, इसलिए उसका जो बच्चों का कंसंट्रेशन है वो भटक गया। इज मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट हु आर इंटेलिजेंट, नहीं, जो इंटेलिजेंट है वो उसको आप लेक्चर मेथड से पढ़ा सकते हैं, उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं। करेक्ट आंसर होगा इसमें इज मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट हु आर स्लो लर्नर, जो धीरे अधिगम करता है उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट देखिए, अ स्टूडेंट इज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू हेल्प हिम। एक बच्चा मैथ में बहुत कमज़ोर है, आप उसकी मदद करने के लिए क्या करेंगे। यू वुड टॉक टू दैट स्टूडेंट एंड फाइंड आउट व्हाट आर हिज प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, लेटर यू वुड रिमूव दोज प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है, आप बच्चे से बात कीजिए, पता कीजिए कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, और उन दिक्कतों को दूर कर दीजिए। मैथ से उसे प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथ से उसे प्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट है 98, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्ड अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। इनमें से किसने टीचर ट्रेनिंग की क्वालिटी बढ़ाने की बात की थी, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। यदि आपने टीचर ट्रेनिंग किया है तो आप इसी को समझ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार, आपने जो टीचर ट्रेनिंग आपने जहाँ से किया है क्या लगता है वहाँ के बारे में। 10 में से कितने नंबर देंगे आप उनकी ट्रेनिंग को। कोठारी कमीशन थे। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव संरचनावाद। संरचनावाद जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो किस पर आधारित है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी। करेक्ट क्या है बताइए। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बच्चा अपने आप अपना कंस्ट्रक्शन करता है ज्ञान का, अपने अनुभवों का, और अपना डेवलपमेंट करता है। बिहेवियरिज्म इज सेंटर्ड ऑन, जो व्यवहारवाद है वो किस पे आधारित है। देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि साइकोलॉजी के स्कूल्स जरूर करना है, एंड जो आपके एजुकेशन के स्कूल्स हैं उन दोनों को ही काम करना है। यहाँ पर साइकोलॉजी के जो स्कूल है, संरचनावाद और व्यवहारवाद दोनों पे ही क्वेश्चन बने हुए हैं। तो व्यवहारवाद के बारे में बात करते हैं कि व्यवहारवाद किस पर आधारित है। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम अ स्टूडेंट टू द इंस्ट्रक्टर, फ्रॉम नहीं होता, क्योंकि व्यवहारवाद ये कहता है कि जो बच्चा है समाज के साथ, वातावरण के साथ, संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू द स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय द टीचर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट। तो कंस्ट्रक्शन पहला तो गया कट, पहला कट कैंसिल हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय द टीचर ये भी कैंसिल हो गया। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू द स्टूडेंट, देखिए सी एंड बी है। बच्चा समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, समाज के साथ इंटरेक्शन करके अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि जो समाज का दूसरा व्यक्ति है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, पेन ड्राइव लगा देता है और सारी चीज़ें पास हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता। ये भी कट जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट्स। अब सभी लोग, जितने भी लोग हैं क्लास को देख रहे हैं, एक बार फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर ज्वाइन कर लें, ताकि टाइम टू टाइम जो भी PDF होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट PDFs, नोट्स, एंड क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई छोटी छोटी बातों पे वीडियो नहीं बन पाती है, और ना ही उस टाइम पे इतना सारा सेटअप रहता है। तो उस इन्फॉर्मेशन को, मान लीजिए कभी एडमिट कार्ड रहा, रिजल्ट रहा, जो भी चीज़ें हैं, लिस्ट रही, तो वो सारा हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे, उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और आप जो अपनी क्वेरी है, उस टेलीग्राम चैनल से एक चैट ग्रुप भी लिंक्ड है, तो आप वहाँ पर अपने क्वेरी डाल सकते हैं। तो ये सारी सुविधा आपको वहाँ मिल जाएगी। कई बार बच्चे क्या करें, अपनी क्वेरी को लगातार कमेंट सेक्शन में डाल रहे होते हैं, तो वहाँ पर उतने सारे कमेंट को डील नहीं हो पाता। हालांकि मेरी कोशिश रहती है, और अभी तक रहा भी यही है कि लगभग 95% बच्चों को उनका क्वेरी का जवाब मिल गया है। कुछ बच्चे रह गए होंगे जिनके कमेंट पर ध्यान नहीं गया हो, तो आगे ध्यान रखेंगे उनका भी हो जाए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे आपके सामने सीरीज आएंगी, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, करंट अफेयर की, ये सारी सीरीज आने वाली हैं। हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, अभी और पेपर आएंगे, और साथ ही के साथ आपके सामने जो प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस पेपर भी रहेंगे हर सब्जेक्ट के। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैमिली के साथ जुड़े रहें। जोन ऑफ PD के साथ आपका एटॉमिक का जो पेपर है बहुत अच्छा जाने वाला है, और साथ ही साथ अपने लेवल पे आप अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।